फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 10th का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर 2019 का पास्ट पेपर है। तो इससे लास्ट वीडियो में यानी इससे पिछली वीडियो में हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी और सी के टोटल मार्क्स 60 हैं और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है, जो टाइम अलाउड है वो है 2 hours 40 minutes। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के टोटल मार्क्स जो हैं वो 36 हैं और यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल दिए गए हैं 18 पार्ट्स। तो 18 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स करने हैं, 18 पार्ट्स में से टोटल 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट का हर पार्ट के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 3 नंबर, यानी 3 नंबर हर पार्ट के अगेंस्ट हैं। कोई से भी 18 में से कोई से भी 12 पार्ट्स करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आंसर एनी 12 पार्ट्स, द आंसर टू ईच पार्ट शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 लाइन्स, यानी शॉर्ट आंसर लिखना है और 12 पार्ट्स टोटल अटेम्प्ट करने हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम सेक्शन बी के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर, यानी डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है। तो इसके लिए हम अपनी आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे सेक्शन बी लिखेंगे। यहाँ पे इस पार्ट का जो क्वेश्चन है वो लिखा, यहाँ पे अब हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ली है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में भी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मल्टी सेलुलर का जिक्र किया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि नाम से जाहिर है कि उनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो हर सेल होता है, ईच सेल ऑफ देयर बॉडी कैरीज आउट स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल का खास मकसद होता है या खास काम होता है। वेरियस फंक्शंस, कई काम जो कि बॉडी परफॉर्म करता है, आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट टिश्यूज और रादर ऑर्गन सिस्टम, यानी ये जो सेल्स होते हैं ये जब मिल के इकट्ठे होते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये टिश्यूज बनाते हैं और जब काफी ज्यादा टिश्यूज जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ टिश्यूज और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये जो सारे फंक्शंस होते हैं वो हर सेल, हर टिश्यू और हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एज ईच सेल इज असाइंड विद इट्स स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि हर सेल को अपना खास काम मिला होता है करने के लिए। इट इज सेड दैट, इसलिए कहा जाता है लेबर इज डिवाइडेड, यानी जो काम है वो तकसीम हो गया है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को में। तो इस प्रोसेस को डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर की बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, यानी एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इन मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज एक ही सेल में मौजूद होती हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज में डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोसेस होता है, यानी मुख्तलिफ काम तकसीम हुए होते हैं जिसकी मदद से वो काम करते हैं। तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स हेल्पफुल इन ह्यूमन लाइफ, यानी पेपर्स का जो रिसाइकल करना होता है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे यूजफुल हैं या हेल्पफुल हैं, मददगार हैं। तो आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम आंसर की तरफ आते हैं। द ऑब्वियस रीजन टू रिसाइकल पेपर इज फॉर सेविंग ट्रीज। तो एक वाजिया सी, एक ऑब्वियस सी जो वजह है पेपर को रिसाइकल करने की वो ये है कि ट्रीज को बचाया जाए, यानी दरख्तों को बचाया जाए। और दरख्त जो हैं वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि प्लेनेट पे जो यानी हमारी अर्थ है वहाँ पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस वगैरह, तो उन सब को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है
और ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खास किस्म का फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स में होता है। तो इस तरह से पेपर को रिसाइकल करने से सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो क्या होता है कि जो दरख्त होते हैं वो बच जाते हैं। इसके अलावा जो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव टू परचेज, यानी वो खरीदने में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। और एक और एडवांटेज देख लेते हैं जो कि रिसाइकल जो पेपर होते हैं उनका होता है, ओवर 400 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी आर सेव्ड बाय रिसाइकलिंग पेपर। यानी जब पेपर्स को रिसाइकल किया जाता है यानी दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है तो उससे 400 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो बच जाते हैं, एज अपोज टू मेकिंग अ फ्रेश 1 टन बैच। यानी कि अगर फ्रेश पेपर बनाया जाए 1 टन जितना पेपर बनता है उसके मुकाबले में इसी क्वांटिटी का जितना रिसाइकल पेपर बनता है तो रिसाइकल पेपर से 400 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी की बचत होती है फ्रेश के मुकाबले में। तो इस तरह से जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ डू व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको WBC भी कहा जाता है, सेव अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारी से कैसे बचाते हैं। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स के अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए यानी जो हमारा दिफाई सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इनमें से जो कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इनगल्फ करते हैं यानी निगल लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अटैक कर लें यानी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं तो कुछ वाइट ब्लड सेल्स इनको क्या कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे यानी इनको खत्म कर देंगे, सो दैट दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ताकि वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएं। अदर वाइट ब्लड सेल्स आर एबल टू जनरेट एंड रिलीज स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। और जो बाकी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरेट यानी बनाते हैं और रिलीज करते हैं यानी निकालते हैं अपने अंदर से खास किस्म के केमिकल्स जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं यानी की तरफ जाती हैं। किसकी तरफ जाती हैं, स्पेशल मार्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी की सतह होती है उन पे खास किस्म के मार्कर्स या एरियाज होते हैं यानी खास किस्म के निशान होते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहा जाता है। तो इन एंटीजेंस की तरफ खास किस्म की एंटीबॉडीज अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ मूव करती हैं। ईच वाइट ब्लड सेल इज स्पेसिफिक टू ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। हर जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो खास होता है एक टाइप के एंटीजन के लिए। एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड, तो एंटीबॉडीज जब एंटीजन को महसूस करती हैं तो वो रिलीज हो जाती हैं। दे अटैच टू देयर स्पेसिफिक एंटीजन, वो एंटीजन के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सतह के साथ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैन देन बी बंच्ड अप इनटू क्लम्प्स यानी उनका एक गुच्छा सा बन जाता है, मेकिंग इट इजियर। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह, तो इससे क्या होता है, मेक इट इजियर फॉर वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को आसानी हो जाती है टू इनगल्फ एंड डाइजेस्ट देम, ताकि वो उसको निगल सकें और उनको खत्म कर सकें डाइजेस्ट करके, हजम करके। तो इस तरह से जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमें बचाते हैं। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो मास्टर ग्लैंड क्या है, आंसर देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। इट इज स्मॉल ग्लैंड, ये एक छोटा ग्लैंड होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ पी।
पी क्या है? मटर। तो अगर हम ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड एक ऑर्गन होता है जो बनाता है और रिलीज करता है खास किस्म के सब्सटेंसेस के लिए जो कि बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज क्या है? मटर के दाने के बराबर। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, ये दिमाग के साथ अटैच होता है। एज दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये ग्लैंड जो है वो बाकी के जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड मेनी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो ये ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ को और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, इसलिए हम शॉर्टली डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें एक एंटीरियर लोब होती है और एक पोस्टीरियर लोब होती है। तो एंटीरियर लोब में क्या क्या चीज़ शामिल है? एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है प्रोलैक्टिन, एक है ACTH। ACTH किसका मुखफ़फ़ है, यानी किसकी एब्रीविएशन है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो कि क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। TSH एक और हार्मोन का नाम है जो कि एंटीरियर लोब रिलीज करता है। इसका इस TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसको बाकायदा बनाता है। पोस्टीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन्स शामिल हैं? पोस्टीरियर लोब में ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। तो इस तरह से मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के फंक्शंस लिखने हैं। तो विटामिन B12 के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? हेल्प्स विद रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी रेड ब्लड सेल के बनने में मदद देता है। एंड एनीमिया प्रिवेंशन। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस और फटीग, थकन का एहसास होता है। तो इस तरह से ये एनीमिया की प्रिवेंशन में भी मददगार साबित होती है। नेक्स्ट फंक्शन विटामिन B12 का क्या है? मे सपोर्ट बोन हेल्थ, यानी कि ये हड्डियों की जो हेल्थ होती है, जो सेहत होती है, तो बरकरार रखने में भी मदद देती है। एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी होती है, तो उससे भी प्रिवेंट करने का काम विटामिन B12 करता है। इसके अलावा सपोर्ट हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स, यानी विटामिन B12 जो है वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन और नेल्स यानी नाखन और जो जिल्द होती है उसकी सेहत के लिए या उसको हेल्दी रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारा एसाबी निज़ाम है उसकी मेंटेनेंस में भी विटामिन B12 का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? with the help of a chart show the energy requirement of body according to age and gender, यानी कि एक चार्ट बनाना है जिसमें कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी शो करनी है। किसके लिहाज से? एज, उम्र के लिहाज से, एंड जेंडर, और मेल फीमेल, इस लिहाज से एनर्जी के रिक्वायरमेंट का बताना है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट ड्रॉ किया है जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को शो कर रहा है एज और जेंडर के हिसाब से। तो अगर हम एज की बात करें, अगर बच्चों की बात करें, तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 1200 किलो कैलोरीज रिक्वायर होती है। 4 to 6 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनको 1600 किलो कैलोरीज रिक्वायर होती है। 7 to 9 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको 2000 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, और ये पर डे के हिसाब से हैं, हर दिन के हिसाब से। और 10 to 12 ईयर का जो चिल्ड्रन होता है उसको 2500 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम जेंडर की बात करते हैं, मेन एंड वुमेन। तो वुमेन की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो वुमेन हु डू नॉट वर्क, यानी कि वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या काम वगैरह नहीं करती, तो उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? उनको 2090 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होती है। जबकि वो वेमेन जो कि काम करती हैं, बहुत सख्त काम करती हैं, उनको 3000 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होती हैं। मैन जो कि काम नहीं करते उनको 3400 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं। जबकि जो मैन काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको 4500 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। यानी जो काम वाले पर्सनस हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट डाउन द रीजंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजूहात लिखनी है। तो अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? अर्बनाइजेशन अर्बन से रिलेटेड है। अर्बन कहते हैं शहरी इलाका। तो लोग अर्बन एरियाज की तरफ क्यों मूव करते हैं? लोगों की जो मूवमेंट होती है अर्बन एरियाज की तरफ, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? पीपल कम टू लिव इन एन एरिया फॉर द सेक ऑफ बेटर जॉब, यानी लोग इन इलाकों की तरफ इसलिए आते हैं ताकि सेक यानी तलाश कर सकें बेटर जॉब, अच्छी नौकरी या अच्छी मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज, अच्छी मुलाजमत के मौके, मोर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, जहाँ पे सेहत और तालीम की फैसिलिटीज या सहूलियात ज़्यादा होती हैं। दिस एक्ट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन यानी हिजरत। तो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी देहातों से शहरी इलाकों की तरफ जब माइग्रेशन होती है या हिजरत होती है, लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन सिटी पॉपुलेशन। इस वजह से जो शहरों की आबादी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो कंसिक्वेंटली मैनी पीपल आर फोर्स टू लिव इन स्लम्स। तो इसका नतीजा ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो स्लम्स में रहें, यानी कच्ची आबादियों पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? गिव द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देनी है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसके बारे में बताना है। तो एटमॉस्फेयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं जो कि हमारे प्लेनेट के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन मौजूद है और 21% ऑक्सीजन। द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स। जो बाकी का 1% हिस्सा बच जाता है उसमें क्या है? पानी के बुखारात हैं और ट्रेस गैसेस हैं। और उनमें कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन एटसेट्रा। यानी उसमें जो ट्रेस गैसेस हैं जो बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं तो उनमें ये वाली गैसेस शामिल हैं। आर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी हमारी जो जमीन है वो निज़ाम शमसी का सिर्फ वो वाहिद प्लैनेट है, वो वाहिद सियारा है वेयर फ्री स्टेट ऑक्सीजन, जहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन है एंड वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट, यानी ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है और इसके अलावा पानी के बुखारात भी फ्री फॉर्म में मौजूद हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिंदा जानदार होते हैं, वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। Although the proportion of carbon dioxide in air is only 0.04%, कि जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है या जो तनासब है वो हवा में सिर्फ 0.04% है। बट दिस गैस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन ये जो कम क्वांटिटी भी कार्बन डाइऑक्साइड की है ये ज़मीन पे रहने वाली जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बताई और ये पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिव कंपोजिशन व्हाट आर कॉमन पोल्यूटेंट्स इन एयर। एयर में यानी हवा में कॉमन जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो आलूदगी पैदा करने वाले अनासर होते हैं जिन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? तो कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं कि कौन से होते हैं वो आलूदगी पैदा करने वाले अज्जा। एयर इज कंसिडर्ड पोल्यूटेड व्हेन अ चेंज अकर्स इन इट्स कंपोजिशन और क्वालिटी। तो हवा को उस वक्त आलूदा समझा जाता है जब उसकी जो कंपोजिशन होती है, यानी जिन चीज़ों से वो मिलके बनी होती है या जो एयर की क्वालिटी होती है वो तब्दील हो जाती है। दिस चेंज इन क्वालिटी ऑफ द एयर इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, स्मोक एंड पार्टिकल्स। ये जो तब्दीली आती है हवा में और हवा की क्वालिटी में जो तब्दीली आती है वो क्यों आती है? इस ड्यू टू यानी कि किसकी वजह से आती है? एडिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस के शामिल होने से। इसके अलावा धुआं और जब मुख्तलिफ किस्म के ज़रात हवा में शामिल होते हैं तो हवा को आलूदा बना देते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दीज मटीरियल्स आर, और ये जो मटीरियल्स जो आलूदगी का बायस बनते हैं हवा की, तो यहाँ पे बताए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज।
फैक्ट्री में जो ईंधन जलाया जाता है, इसके अलावा व्हीकल्स एंड फ्यूल ड्रिवन पावर स्टेशंस, तो गाड़ियों में जो ईंधन जलाया जाता है, इसके अलावा जो पावर स्टेशंस होते हैं जो ईंधन पे चलते हैं, तो उनमें जो ईंधन जलाया जाता है वो ईंधन वजह बनता है, एक वजह बनता है एयर पोल्यूशन का। एक और रीजन देख लेते हैं, मटेरियल्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्रीज। गुड्स सामान को कहा जाता है, यानी फैक्ट्रीज में जब मुख्तलिफ सामान तैयार किए जाते हैं, आर कमिंग आउट स्टैक ऑफ फर्नेसेस, तो जो चूल्हे होते हैं उनसे जो मटेरियल निकलता है वो जब हवा में शामिल होता है तो उसको आलूदा बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एस्बेस्टॉस फाइबर्स, यानी ये फाइबर्स की खास किस्में हैं, ये कुछ मटेरियल्स के नाम बताए हुए हैं, पार्टिकल्स ऑफ लेड एंड जिंक। इसके अलावा लेड और जिंक जो होते हैं एलिमेंट्स, उनके जो ज़रात होते हैं वो भी जब हवा में शामिल होते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। इसके अलावा रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम स्प्रे कैंस, स्प्रे की बोतल से, एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पैकिंग फोम, और जब पैकिंग वाला फोम बनाया जाता है तो उसकी प्रिपरेशन के दौरान भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं जो कि हवा की आलूदगी का बाइस बनते हैं। इसके अलावा डस्ट यानी गर्द गुबार, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी जो खादें होती हैं केमिकल्स वाली, वो इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात ब्लोन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड के हवा के जरिए एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं तो वो भी एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने जनरल साइंस फेडरल बोर्ड क्लास 10th का पास्ट पेपर सॉल्व किया और इसमें हमने इसका सेक्शन बी सॉल्व किया और सेक्शन बी के भी टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। 18 में से हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।